हुकूक इंसानी की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि जब गजा जंग अपने उरूज पर थी और इसराइली बमबारी जारी थी तो इंडिया की जानिब से इसराइल को बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद सप्लाई किए गए। एमनेस्टी का कहना है कि जंग में हलाकतों की तमाम मालूमात के बावजूद हथियार फराम करना इंडिया की उन बैन अक़वामी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी है जो जनीवा कन्वेंशन के तहत उस पर आयद होती हैं। इंडिया का मौक़िफ़ है कि उसकी दिफाई तिजारत कानूनी ज़वाबित के तहत होती है। इस रिपोर्ट ने इंडियन हुकूमत के अखलाकी वजूद पर सवालात उठाए हैं। तो क्या इंडिया ने सिर्फ कारोबारी मफाद की खातिर अपने तारीखी अखलाकी गैर जानिबदारी को कुर्बान कर दिया है? यही हमारी आज की टॉप स्टोरी है। मैं हूं गज़नफ़र हैदर और आप BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चल के देखिएगा। म्यांमार में लाखों अवाम फौजी इक़्तिदार के खिलाफ, लेकिन क्या इनकलाब का उनका ख्वाब टूट रहा है? और इंडिया की हॉकी टीम की जर्सी का बदला बदला रंग मुतनाज़ा क्यों हुआ? एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक इंडिया ने गजा जंग के दौरान इसराइल को कम से कम 2596 हथियारों और फौजी सामान की खेपें भेजी हैं। तंजीम का कहना है कि इंडिया ने यह सप्लाई उस खतरे के बावजूद जारी रखी कि यह हथियार गजा जंग में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकते हैं। एमनेस्टी की तहकीकात के मुताबिक इंडियन कंपनियों ने इसराइली दफ़ाई इदारों को ड्रोन वॉरहेड, तोप के गोलों के खोल, बख्तरबंद गाड़ियाँ, मिसाइलों के पुर्जे और दीगर फ़ौजी सामान भी फराम किया। एमनेस्टी ये भी कहता है कि इसराइल को हथियार भेजकर इंडिया नस्लकुशी से मुतल्लिक ज़ाब्तों और जनीवा कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इंडिया की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जसवाल ने इसराइल को हथियारों की फरहमी के हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि इंडिया में दिफाई तिजारत के लिए एक मौसर कानूनी फ्रेमवर्क और ज़ाब्ते का निज़ाम मौजूद है। उन्होंने कहा कि इंडिया मुख्तलिफ मुल्कों को अपनी फ़ौजी ज़रूरियात पूरी करने के लिए साजो सामान और टेक्नोलॉजी फ़राहम करने वाला मुल्क है और इंडिया ये सब मौजूदा क़वानीन और ज़वाबित के साथ अपने बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियों को मद्देनज़र रख कर करता है। इंडिया में हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमात कांग्रेस पार्टी के सीनियर तर्जुमान पवन खेड़ा ने एक्स पर एक ट्वीट में एमनेस्टी की रिपोर्ट पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये एक अलमिया है कि अदम तशद्दुद की सरज़मीन एक दूसरे मुल्क की गैर कानूनी जंग में हिस्सेदार बन गई। मासूमों पर होने वाले मज़ालिम का जवाब ज़रूर मिलता है। और इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शकील अख्तर। शकील, एमनेस्टी की रिपोर्ट का ये इंकशाफ कि गजा में जारी जंग के दौरान इंडिया ने इसराइल को भारी मिकदार में असला फराहम किया और इंडिया पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि महज तिजारती मफाद की खातिर उन्होंने अपने तारीखी गैर जानिबदारी की पॉलिसी को तर्क कर दिया है, तो ये कितना सच है? आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखें, ये बात जहन में रखनी चाहिए कि बीजेपी की जो मौजूदा हुकूमत है ये इब्तदा से ही इसराइल हामी हुकूमत रही है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर एक रवायती तौर पर जो फ़लस्तीनी काज़ है उसकी हिमायत सारी हुकूमतें करती आई और बीजेपी ने भी इस काज़ की हिमायत की थी। बट रफ्ता रफ्ता इस पॉलिसी में तब्दीली आई है और ख़ास तौर से गज़ा के बाद वाज़ेह तौर पर इंडिया ने एक प्रो इसराइल, एक इसराइल हामी पॉलिसी अख्तियार की है। तो इस वक्त जो जहाँ तक दिफाई ताउन की बात है, दिफाई ताउन दोनों मुल्कों के दरमियान एक वसी तर मामला है और ये जो फ़लस्तीन और इसका जो इशू रहा है इसमें अब इंडिया की पोजीशन वाज़ेह तौर पर इसराइल के हक़ में है। अच्छा, इंडिया और इसराइल के दरमियान जो दिफाई माहिदा है, क्या इसमें इंडिया की जानिब से ऐसी कोई शर्त नहीं कि गजा जैसे हालात के दौरान वो असला नहीं देगा? देखिए, इंडिया की जो पोजीशन है, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो इंडिया एक तो इसराइल का चौथा सबसे बड़ा हथियारों का ख़रीदार है। वहाँ पे जो भी इसराइल जितने भी हथियार बेचता है उसका 34% हिस्सा इंडिया आता है और इंडिया बहुत बड़े बड़े सामान, ड्रोन्स हैं, मिसाइल वॉरहेड हैं, सर्विलेंस के इक्विपमेंट हैं, इस तरह के जो भी इक्विपमेंट हैं, बड़े बड़े मिसाइलों के जो सामान हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी टेक्नोलॉजी दुनिया के दूसरे ममालिक इंडिया को आसानी से नहीं देते। तो ये इनमें इश्तराक आने वाले जो पिछले कुछ 15-20 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो इंडिया इस चीज़ को अपने मफाद के तौर पर देख रहा है और वो दोनों ही मुल्कों के मफाद में है, क्योंकि ये जो हथियार यहाँ बनाए जा रहे हैं जो इसराइली कंपनियों के इश्तराक से बन रहे हैं और इंडिया की कंपनियों के इश्तराक दोनों मिलकर बना रहे हैं, ये हथियार इसराइल को भी जाते हैं क्योंकि उन्हें जो ज़रूरत होती है प्रोडक्शन से वो इंडिया में बनवाते हैं। तो ये एक दोनों के मफाद में ये चल रहा है और इसका बुनियादी मकसद बेसिकली ये है कि इंडिया अपना मफाद देख रहा है और इसराइल अपना मफाद देख रहा है। तो ये इसी तरह का दिफाई इश्तराक है। वो रवायती ख़रीदार और बेचने वाले का रिश्ता नहीं है, अब ये दूसरी तरह का एक प्रोडक्शन कोऑपरेशन का रिश्ता है।
अच्छा, एमनेस्टी का वाज़ेह इल्ज़ाम है कि इंडिया नताइज से बाखबर होने के बावजूद हथियार भेजकर जेनीवा कन्वेंशन और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी का मर्तकब हुआ है। इस संगीन बैनुल-अक़वामी इल्ज़ाम पर हुकूमत हिंद का बाज़ाब्ता और हक़ीक़ी मौक़िफ़ क्या है? देखिए, यहाँ पर आपको याद होगा कि जब ये हथियारों की सप्लाई हो रही थी तो स्पेन और इटली ने जो है कुछ ऐसी खेपों को जो है अपने यहाँ जहाज़ों को रोक लिया था जो इंडिया से जंगी साजो सामान इसराइल लेके जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर माहिरीन का ये कहना है कि इस तरह के जो सप्लाई होती है इस पर बैनुल-अक़वामी जो ज़ाब्ते हैं या उसके तहत कोई खिलाफ वर्जी उस सेंस में नहीं होती। और इंडिया का भी ये कहना है कि वो भी जो भी सप्लाई कर रहा है वो इन्हीं ज़ाब्तों और अपनी जिम्मेदारियों को सामने रख के कर रहा है। दिल्ली से शकील अख्तर हमसे बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया की हॉकी टीम दहाइयों से नीले रंग की जर्सी में मैदान में उतरती आई है, इसलिए इसे टीम ब्लू या मैन इन ब्लू भी कहा जाता है। लेकिन अब हॉकी वर्ल्ड कप से चंद दिन पहले ये रंग बदल दिया गया है। नई वर्दी साफरन या जाफरानी रंग की है और इस फैसले पर साबिक कप्तान, शायकीन और अपोजिशन रहनुमा सब सवाल उठा रहे हैं। ये महज एक रंग की तब्दीली है या कुछ और? ट्रेंडिंग में इसी पे बात करेंगे। हॉकी इंडिया ने तो कहा है कि जर्सी के रंग की तब्दीली के पीछे सियासत नहीं, एक तकनीकी वजह है, मगर नाक़दीन इस वजाहत को नाकाफ़ी समझ रहे हैं। फेडरेशन के मुताबिक आजकल बैनुल-अक़वामी हॉकी के मैदानों की सतह नीली होती है और नीली वर्दी उसमें घुल मिल जाती है, जिससे खिलाड़ियों और नाजरीन दोनों को दुश्वारी होती है। हॉकी इंडिया के सदर दिलीप टर्के के मुताबिक ये तजवीज़ ख़ुद खिलाड़ियों, कोचेज़ और सपोर्ट स्टाफ की जानिब से आई थी और टीम की तजवीज़ करदा दो रंगों नारंगी और पीले में से नारंगी का इंतखाब किया गया। लेकिन इस पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। हॉकी के मैदानों में नीली सतह कोई नई चीज़ नहीं है, ये 2012 के लंदन ओलंपिक से बैनुल-अक़वामी मयार बन चुकी है, यानी 14 बरस से। इन्हीं 14 बरसों में इंडियन टीम नीली जर्सी पहनकर इन्हीं नीले मैदानों पर खेलती रही और न सिर्फ खेलती रही, ओलंपिक्स में तमगे भी जीते। तो अगर ये मसला इतना संगीन था तो ये अब वर्ल्ड कप से चंद दिन पहले क्यों सामने आया? साबिक कप्तान वीरेन रस्कैना ने इस फैसले को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि नीला रंग हमेशा से इंडियन टीम की पहचान रहा है और शायकीन अपनी टीम को इसी रंग में देखना चाहते हैं। उनका सवाल था कि नारंगी की मंतक आखिर क्या है? एक और साबिक कप्तान प्रगट सिंह और कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी के मुताबिक ये तब्दीली खेल की बेहतरी के लिए नहीं, बल्कि मुल्क की पहचान को एक ख़ास सियासी रंग देने की कोशिश का हिस्सा है। ये पहला मौका नहीं कि इंडिया में खेल की वर्दी का रंग इस पर बहस हो रही हो। 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडियन टीम ने नारंगी रंग की जर्सी पहनी थी, मगर बाद में उसे तर्क कर दिया गया। इस बार भी हुक्मरान जमात और हॉकी इंडिया सियासी महरकात के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं, जबकि हॉकी इंडिया के सदर दिलीप टर्के के मुताबिक ज़रूरत पड़ी तो आगे चलकर जर्सी का रंग तब्दील भी किया जा सकता है। साबिक कप्तानों, खिलाड़ियों और कई मुखालिफ रहनुमाओं का इल्ज़ाम है कि ये उस वसी कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत उनके बकौल खेल से लेकर मुल्क के इदारों तक हर चीज़ को एक ख़ास सियासी और नज़रियाती रंग में ढाला जा रहा है। मैं हूं गज़नफ़र हैदर और आप BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा देख रहे हैं। अब एक नज़र डालते हैं दीगर अहम आलमी ख़बरों पर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और साथ ही ईरान को खबरदार किया है कि अगर उसने आबनाए हुर्मुज़ खोलने और जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करने से मुतालिक मुआहदा कबूल ना किया तो उसकी क़यादत का खात्मा कर दिया जाएगा। उनके मुताबिक नए मुज़ाकरात पीर को शुरू हुए हैं और एक बार फिर दावा किया कि तेहरान मुआहदे की भीख मांग रहा है। हालांकि ईरान का कहना है कि वो अमेरिका से बराह रास्त बातचीत नहीं कर रहा और फिलहाल अमेरिकी हुक्काम से मुलाकात का कोई इरादा नहीं। पीर की रात मॉस्को के करीब एक गोदाम पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में कम से कम 5 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए हैं। यूक्रेन हालिया हफ्तों में वाइल्ड बेरीज नामी कंपनी की तनसीबात को निशाना बनाता रहा है, जिसे अक्सर रशियन अमेज़न भी कहा जाता है। रूस की जवाबी कार्रवाई में कम से कम 4 अफराद हलाक और मुताद्दिद जख्मी हैं। और वेनेजुएला की हुकूमत ने जून में आने वाले 2 ज़लज़लों से हलाक होने वालों की तादाद 6125 बताई है। 7.2 और 7.5 शिद्दत के इन ज़लज़लों ने वेनेजुएला के शुमाली साहिली इलाके को तबाह कर दिया था। तकरीबन 17,000 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि दसियों हज़ार लोग अब भी आर्जी पनागाहों में रह रहे हैं। इस हफ्ते म्यांमार के फ़ौजी सरबराह मिंग आंग आइन की आलमी कबूलियत की कोशिशों को उस वक्त तक़वियत मिली जब उन्हें थाईलैंड के सरकारी दौरे की दावत मिली। रवां बरस के अवाइल में फ़ौजी सरबराह ने एक ऐसे इंतखाब के बाद, जिसके बारे में आम तासर है कि वो धांधली ज़दा थे, ख़ुद को मुल्क का सदर तैनात कर लिया था। उनकी फ़ौज ने मुल्क के उन बेशतर हिस्सों पर भी दोबारा कब्ज़ा कर लिया जिन पर बागियों ने कब्ज़ा किया था, और इसके लिए इन्हें रूस और चीन की हिमायत हासिल थी। BBC के नामनिगार जॉनथन हेड ने थाईलैंड के सरहदी कस्बे मैसूर का दौरा किया
और जो लोग खाना जंगी के डर से मुल्क छोड़ आए हैं उनसे पूछा कि म्यांमार में बढ़ती फौजी ताकत के बारे में वो क्या सोचते हैं। यिन यिन ओंग एक बार फिर नकल मकानी की तैयारी में अपना सामान समेट रही हैं। 2 साल कबल शुमाल मगरबी म्यांमार में मुसल्लह फ़ौजियों की जानिब से अपने गांव से निकाले जाने के बाद वो दरबदर हैं। वो और उनके हज़ारों पड़ोसी कई माह से खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हम जंगलों और पहाड़ों के अंदर एक दूर दराज मकाम पर भाग गए थे। वहाँ कुछ भी नहीं था। हम दरिया का पानी पीते और उसी में नहाते थे। बैतुल खला के लिए भी हम सब इसी का इस्तेमाल करते थे। इतने सारे लोग एक साथ रह रहे थे कि वहाँ डायरिया फैल गया। वहाँ कोई क्लिनिक और डॉक्टर्स नहीं थे। वो बहुत मुश्किल वक्त था। जिस खाना जंगी से बचकर वो भागी थीं वो आज भी जारी है, लेकिन फ़ौजी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसल्लह मुज़ाहमत की तहरीक अब कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है। रूस और चीन के हिमायत याफ्ता फ़ौजी हुक्मरान ओंग आइन मज़ीद ताकतवर हो रहे हैं और जिस इनकलाब का ख्वाब बर्मा के अवाम ने देखा था वो थमता नज़र आ रहा है। ये कमरों की भूल भुलैयाँ उन मुतादिद महफूज पनागाहों में से एक हैं जो मैसूट में पनाह गज़ीनों के लिए कायम की गई हैं। यहाँ के हर दरवाजे के पीछे एक शख्स की दर्दनाक कहानी है। हम एक ऐसे 17 साला लड़के से मिलने जा रहे हैं जिसने फ़ौज के ख़िलाफ़ हथियार उठाए। वो पकड़ा गया, जेल गया और उस पर तशद्दुद हुआ, लेकिन अब उसका कहना है कि उसकी सोच बदल गई है। When I was in prison, my opinions totally changed. जेल में रहते हुए मेरी सोच बदल गई। मुझे लगता है मुसल्लह बगावत अब ख़त्म हो चुकी है क्योंकि वो मुतहद नहीं है, वो आपस में लड़ते हैं और मुझे ये पसंद नहीं है। तो मुसल्लह जद्दोजहद पर से आपका यकीन उठ गया है? Yeah, I saw जी many. हाँ, मैंने बहुत सी हलाकतें देखी और ये सब देखना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने मुसल्लह जद्दोजहद छोड़ दी। यानी आपने तहरीक से मुकम्मल तौर पर अलहदगी इख्तियार कर ली है? जी हाँ, मैंने मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार कर लिया है। अब उसने ऑनलाइन तालीम हासिल करने का फ़ैसला किया है और महफूज पनाहगाह में रहने वाले बच्चों को पढ़ाता है। हालांकि उसके साथी अब भी लड़ने को तैयार हैं। ये जोड़ा अपने पहले बच्चे की पैदाइश के लिए सरहद पार आया है। बच्चे के वालिद कभी रंगून में एक बार टेंडर होते थे, फिर एक मजबूत बागी गिरोह का हिस्सा बन गए और वापस लड़ने के लिए जाने के लिए पुरअज़्म हैं। मैं यहाँ सिर्फ अपनी फैमिली के लिए आया हूँ। मैं रुका नहीं हूँ। मुझे यकीन है कि एक दिन हमारा इनकलाब कामयाब होगा क्योंकि वो पूरे मुल्क के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन शहरियों के खिलाफ जिनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना उनकी जिम्मेदारी है। फ़ौज किसी कीमत फाते नहीं होगी। यिन यिन ओंग और उनका बेटा अपने नए महफूज ठिकाने पर पहुंच चुके हैं। उनके पास कोई रोज़गार नहीं और पैसे भी बहुत कम हैं और हर वक्त डिपोर्ट होने का ख़तरा रहता है। वो वापस अपने गांव जाना चाहती हैं, लेकिन उनका कहना है कि जब तक मिन ओंग आइन इक़्तिदार में हैं वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकती। वो उन लाखों बर्मी शहरियों में शामिल हैं जो जलावतनी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हैं। फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए फसादात में कम से कम 50 अफराद हलाक हो गए थे। इन फसादात से मुतल्लिक FIR में 18 लोगों को नामजद किया गया, जिनमें स्टूडेंट लीडर शर्जील इमाम, उमर खालिद और मीरान हैदर समेत समाजी कारकुन खालिद सैफ़ी का नाम भी था। खालिद यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नामी तंजीम के बानी हैं। उनकी नई शनाख्त लोगों के जहन में दिल्ली फसादात के मुलज़िम के तौर पर है और वो इस वक्त उबूरी ज़मानत पर हैं। BBC ने उनसे बात की, अलबत्ता उन पर आयद इल्ज़ामात के बारे में कोई सवाल इसलिए नहीं पूछा क्योंकि उनका मुकदमा अभी अदालत में ज़ेर समाअत है। नामानिगार कीर्ति दुबे ने खालिद सैफ़ी से सबसे पहले ये पूछा कि लंबे अरसे बाद ज़मानत पर रिहाई कैसी लग रही है। आज़ादी तो आज़ादी है। 6.25 साल जो हमने वहाँ जेलों में हर चीज़ में देखा कि आगे वर्टिकल्स लाइन रहते थे हमारे सेल्स के और उसके जेल के गेट्स के और उसके, तो वो एक वर्टिकल जो फ्रेम था वो ख़त्म हो गया है। चले अंदर। चलो चलो चलो। तो खालिद, जो सवाल मेरा था मैं उसी को आगे बढ़ा के आपसे पूछ रही हूँ कि 2 महीने में आपने क्या किया? एक तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, कि इतना टाइम बच्चों के बिना जो है ना वो रहा, और फिर सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग थी खाना। और खाना जेल में एक बहुत बड़ा एक इशू रहता है, ख़ासतौर पे दिल्ली जेल में, कि जहाँ घर का खाना बाहर का कुछ भी अलाउड नहीं है दिल्ली में। बाकी और स्टेट्स में है कि बाहर से मुलाकात पे या उस पर खाना आ जाता है, लेकिन दिल्ली जेल में कुछ भी बाहर से नहीं आता। एक मैं आपका जेल डायरी पढ़ रही थी और उसमें आपने जब दिल्ली हाई कोर्ट से आपकी बेल रिजेक्ट हुई उसके बारे में आपने लिखा कि, एंड आई कोट, कि आई ओनली होप फॉर द बेस्ट, नथिंग एल्स, नॉट वंस डिड आई थिंक दैट माई बेल कुड गॉट रिजेक्टेड। ऐसा क्या था जो आपको इतना होपफुल बनाए हुए था कि आपको लगा ही नहीं कि ये बिल रिजेक्ट हो सकती है दिल्ली हाई कोर्ट से?
ये इतना बड़ा शॉकर जैसे क्यों आया आपके लिए? जब भी डेट आगे बढ़ी, पोस्टपोन हुई, कुछ हेयरिंग नहीं हुई, कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, कभी 40 दिन, एक बार हमारी मेरे ख्याल से 65 दिन या 70 दिन की डेट मिली थी, तो एकदम ऐसे लगता था कि इसने पहाड़ से धक्का दे दिया एकदम। जो जब आप गए थे जेल तो आपकी बेटी का आप जिक्र करते, कितने साल की उम्र थी? और जब आप पहली बार मिले तो कितने साल की उम्र में मिले? मैं जेल जाने के बाद जब आपकी मैं पहली जब गया अंतरिम तो मेरी ड्यूटी बेटी उस वक्त जो है 6 साल की थी, 6 साल 6 महीने की होगी तब, और जब मैं आया हूँ तो वो 12 साल की थी। सबसे ज़्यादा अगर जब मैंने इन पर्सन किसी को मिस करा तो अपनी बेटी को मिस करा, क्योंकि उसकी आवाज़ मेरे कान में हर वक्त बैकग्राउंड में बजती रहती थी। और यही एक फीलिंग है जो हेल्पलेसनेस है टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स एवरीथिंग, तो वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है जेल में। और कितनी बार ऐसा हुआ, मेरी वाइफ जब आती थी तो बीच में ग्लास पार्टीशन है, हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अब हम ऐसे हाथ रख के जो ना ग्लास बीच में है, तो ऐसा लगता था काश कुछ ऐसा हो जाए कि आई कुड फील हर। बच्चे आते थे, आई कुड फील, एक टच, उंगली टच करने को मिल जाए। आप समझ रहे स्टेट ऑफ जो ये जो हेल्पलेस की स्टेट है, तो दैट ब्लोज अप योर ब्रेन्स। 13 ईद मैंने वहाँ मनाई, तो हर ईद पे इतना तड़पना, रोना बहुत याद आती। मरियम कैसी लग रही होगी, था ही ऐसा था न, मस्जिद गए होंगे नहीं गए होंगे, पूरे मस्जिद पे। ये बात जो मेरी फैमिली ने जो सपोर्ट करी है, ये एक जो डायलॉग था, मेरी वाइफ ने पहले दिन बोला, स्टार्टिंग में मुझसे बोला, मैं आपको किस्मत के हवाले नहीं छोड़ सकती, मैं आपके लिए लड़ूंगी जब तक मेरे अंदर ताकत है। जो शब्द होता है ना कि मानव अधिकार और ह्यूमन राइट्स और आज़ादी, आप उन दो शब्दों को अब कैसे देखते हैं एज एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के तौर पे? जो मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, किसकी इबादत करूंगा, किससे शादी करूंगा और किस तरह से जो है मेरे को अपना जीवन व्यतीत करना, इसको मुझे जीने का अधिकार हो और मैं इसको बिना किसी के डर के, बिना किसी के दबाव में आए वो कर सकूं। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है। प्रोग्राम शामिल स्टोरीज़ और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu पर आएँ। BBC न्यूज़ उर्दू के इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स अकाउंट को फॉलो करें। वज़न फर्दर को इजाज़त दें।